नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और दीदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल के विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेंगी। दूसरी ओर अर्जुन सिंह ने ये कहा है कि किसी भी क्षण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी के 5 सांसद। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने 2-3 दिन पहले कैपिटल टीवी पर यह खबर दिखाई थी कि दीदी बंगाल में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और कल उन्होंने ऐलान भी कर दिया इस बात का। देखिए, ये ऐलान तो होना बड़ा ही लाजमी था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सिग्नल को दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस को अचानक उन्होंने याद किया था, तो ये साफ साफ हो गया था कि सुभाष चंद्र बोस तो एक इतिहास का वो पन्ना है जिसको पलटते ही कांग्रेस पार्टी आपसे दूर चली जाएगी जी। और बंगाल में तो वामपंथी भी हैं जो किसी तरीके से ममता बनर्जी की पूंछ पकड़ के वो बैतरनी पार होने की कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से हम भी एक महागठबंधन बना लें। तो वो उसके लिए ममता बनर्जी ने बिल्कुल मना कर दिया है और क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि वो इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। कोई यूपी की तरह कोई महागठबंधन नहीं बनेगा, न बिहार की तरह कोई महागठबंधन बनेगा। और जिस तरह की दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है कि इस देश में एक थर्ड फ्रंट बनाने की एक नई कवायद शुरू हुई है। हालांकि बोगस इस तरह के अटेम्प्ट हर 6 महीने में होते हैं, लेकिन वो मामला सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें एक लीडर को तय कर पाना ही बड़ा मुश्किल काम है। और उसमें एक रिमार्केबल बात यह है कि ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि इस फ्रंट में कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। तो ये एक तो मूड बता रहा है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरह का एक बड़ा महागठबंधन बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा परेड ग्राउंड में किस तरीके से उसने रैली की थी, देश भर के नेता आए थे, लेकिन फिर भी चुनावी फायदा उस चीज़ का उन्हें नहीं मिला। इस बार वो कह रही है कि मैं अकेले लड़ूंगी। इसके 2 मायने हैं जी। पहली बात ये कि ममता बनर्जी को अभी भी इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो जिस तरह से पिछली 2 बार बड़ी आसानी से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने में कामयाब रही है, इस बार भी वो जीत जाएगी। अब इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या दलील है उनकी, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये स्ट्रेटजी ज़रूर प्रशांत किशोर पीके ने बताई होगी कि आपको अकेले ही लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ही आप गठबंधन में जाओगे, लोग फौरन ये कह देंगे ममता बनर्जी ने हार मान लिया बीजेपी की, तो ये बैकफायर कर जाएगा। और बीजेपी को आपकी स्ट्रेटजी की वजह से बीजेपी का मनोबल बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। एक दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि बंगाल के अंदर वो किसी भी बड़ी पार्टी जिसको वो हरा के, ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़ के अपनी नई पार्टी बनाई। ममता बनर्जी वामपंथियों से लड़ के उसने यहाँ तक अपना राजनीतिक सफर तय किया है। तो वो नहीं चाहती है कि उनके पुराने दुश्मन जो थे वो आज सिर्फ बीजेपी की वजह से उनके दोस्त बन जाए। तो ये 2 मैसेज क्लियर है। मतलब ये कि आज के बाद से बंगाल में जब भी कोई चुनाव के बारे में बातचीत होगी, उसका सीधा मतलब यही है कि इट इज गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस टीएमसी, अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी। ये चुनाव की एक रूपरेखा तैयार हो गई है जी। तो ये मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड था, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे को उठाया। और आपने देखा किस तरीके से छठ के दौरान भी वो गई, कई तरह की बातें वो हिंदू वोटर को लुभाने के लिए भी कुछ कर रही हैं। तो ये अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ममता ने ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस की वजह से बिहार में लालू यादव के बेटों का जो है कि दुर्गति हुई, कांग्रेस की वजह से जिस तरह से साइकिल पंचर हो गया यूपी में अखिलेश यादव का, वो नहीं चाहती कि उनका वो जो घास है तृणमूल, वो जो है वो मुरझाए। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट, बहुत ही तगड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है इस बार बंगाल के चुनाव में और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है।
लेकिन मनीष जी कहते हैं कि राजनीति में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, लेकिन ऐसे में जैसे कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो आपने जैसे कि कहा कि इससे बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन हर कोई इस चीज से वाकिफ है कि अब इतना ज्यादा स्ट्रांग बनकर नहीं उभर रही है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर दूसरी पार्टियों को देखते हुए। अगर हम खास करके बीजेपी की बात करें तो ऐसे में क्या किसी को कमजोर ना होना ये दिखाना ज्यादा अच्छा होगा या चुनावी जीत की ओर जाना ये अच्छा होगा? तो वो इतनी बड़ी नेता होने के बाद भी इस चीज को समझ क्यों नहीं रही है? देखिए, राजनीति और खास करके चुनाव, ये कोई इसको कह सकते हैं कि सीए का उसको कह सकते बैलेंस सीट नहीं होता। चुनाव जीते जाते हैं उसको कह सकते हैं हवा पे। आप किस तरह का माहौल बनाते हैं, किस तरह के सिग्नल देते हैं, और चुनाव से पहले किस तरह से आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया घुसाने की कोशिश करते हैं कि आप जीत रहे हैं, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, आप ही चुनाव जीत रहे हो। ये पूरी की पूरी कवायद ही होती है चुनाव के दौरान ये बात अपने इलेक्टोरेट के बीच में फैलाने की। अगर आप इस तरह के संकेत देने लग जाते हो कि भाई मैं वीक हो गई, मेरा जो है लोकसभा में सीटें हमें कम आई, बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा आया, अगर आप इस हकीकत को पब्लिक पोस्चरिंग में आप उसमें शामिल कर लेंगे तब तो आप पहले ही चुनाव हार जाएंगे। लोग बोलेंगे जब ये हार ही रही है तो इसको वोट देकर बर्बाद क्यों करना। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए आप देखिएगा, एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि जिस कैंडिडेट का चुनाव नतीजे में जमानत जब्त होना है वो भी ये कहता रहता है चुनाव तक कि हम जीत रहे हैं। अब आप देखिए, आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे जी, किस तरह से केजरीवाल ये कह रहे थे 7 सीट पे जीत रहा हूं। अब आप देखिए किस तरीके से उसने कहा कि 7 सीट हम जीत रहे हैं। ये गठबंधन वो गठबंधन, बहुत तरह का चीज हुआ, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या कि वो उस तरह का माहौल नहीं बना सका जिस तरह से वो असेंबली चुनाव में बना पाता है। इसीलिए अब आप देखिए कि उसका फायदा बीजेपी को मिल गया। तो ये मिस्टेक वो भी पीके कहने पे हुआ था लोकसभा में, जो बैकफायर किया है केजरीवाल का पूरा प्लान, तो वो उससे वो सीख लिया है और इसीलिए ममता बनर्जी को ये बता रहा है कि इस तरह की पोस्टिंग नहीं करनी है। बीजेपी को कभी भी ताकतवर फोर्स की तरह ट्रीट नहीं करना है। उनको बस यही कहना है कि बीजेपी वाले हैं दंगा फसाद करने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। चुनाव जीतना दूर, ये तो अलग बात है, वो लोकसभा में फ्लुक में आ गया। ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में दीदी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ये आउटसाइडर आ रहे हैं, मोदी आउटसाइडर है, अमित शाह आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर आकर के क्या कर लेंगे। तो ये पोस्टरिंग, पब्लिक पोस्टरिंग चुनाव में ज़रूरी होता है और इसलिए आज ही नहीं, अगले जब तक नॉमिनेशन नहीं होता, जब तक कोई भी पॉलिटिकल मूव होगा, चाहे वामपंथी करें या कांग्रेस पार्टी करे, सब लोग करेंगे अपने अपने हिसाब से। तो ममता बनर्जी लगातार इस बात को कहते रहे कि यहाँ पे सीधे बीजेपी से हमारी दुश्मनी है जी। तो ये मसला है। लेकिन जैसे जो और बड़े नेता हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं कि पीके की अगर सलाह ली जाती है और उनके इशारों पर अगर काम किया जाता है तो बर्बादी की तरफ ही पार्टी बढ़ेगी। तो क्या ममता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी पीके की? देखिए, ममता बनर्जी वो हिटलर है। वो हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ही काला चेहरा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है कि अगर आपके नेता, आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है तो वो फैसला उस हिसाब से हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कोई भी, जैसे बीजेपी है, बीजेपी में अमित शाह मोदी को तय कर देंगे, कर दिए, बस खत्म बात। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ने तय कर दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश ने तय कर दिया। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि उनके कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। वो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुस्तान में चल रही हैं वो लीडर सेंट्रिक हो गई है। ये कोई वैचारिक पार्टियां नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की क्या विचारधारा है? कुछ विचारधारा नहीं है। चुनाव जीतना कैसे है, एन केन प्रकारेण, बस यही मोटो है। सत्ता कैसे पाना है, यही मोटो है, कोई विचारधारा थोड़ी है। ममता बनर्जी जब तक अपोजिशन में थी तो वो कहती थी माँ माटी मानुस,
अब न माँ है, न माटी है, न मानुस है, बस माल का इधर से उधर। तो यहाँ कट चल रहा है तो वहाँ सिंडिकेट काम कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है, उधर कुछ कर रहा है। कहाँ है? 10 साल आपने सरकार चलाई बंगाल में, ममता बनर्जी की विचारधारा कहाँ है? कितनी नौकरियां मिली, कितना किसको उद्धार हुआ? ये कहती मैं तृणमूल, माने जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए खड़ी होने वाली पार्टी, क्या किया आपने 10 साल में? कुछ नहीं। तो ये जो आपने सवाल किया कि वो सारी चीजें चूंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हैं, चूंकि उनको लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ता जो है बेकार हो गए हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो बेकार हो गए, इनकी वजह से, अपनी वजह से नहीं। हर नेता यही कहता है कि इनकी वजह से, इन कार्यकर्ता ये जो हमने पाल रखे हैं, इनकी वजह से हम लोकसभा में इस तरह से हारे हैं। बिल्कुल, कोई भी जो हलवाई है वो अपनी मिठाई कभी खराब नहीं कहता। तो वो उसको लगता है कि भाई ये सब तो कार्यकर्ता बेकार हो गए, फूके हुए कारतूस हैं, 10 साल में ये पैसे वैसे कमाने में जुटे हुए रहते हैं, इसलिए हमको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो उन्होंने पीके को बुला लिया, और पीके को बुलाया नहीं, संगठन के ऊपर बिठा दिया। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि जो नाराजगी है, वो नाराजगी वो तो होगी ही। अब होता क्या है कि ये काम पीके जैसा जो जहर है, ये जो घून है हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में जो घुसा है, कि आप कार्यकर्ताओं, ये बीजेपी ने शुरू किया, बीजेपी से ही पीके और बाकी सारे लोग कि भाई आप मैनेजमेंट वालों से, तो आप प्रचार करने वालों से चुनाव जिताने का ठेकेबाजी, ये जो ठेकेदारी की जो परंपरा हिंदुस्तान में शुरू हो गई है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य प्रणाली में घून लग गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो चीफ होता है वो लगता है कि हम तो पैसे दे देंगे, इस एजेंसी को हायर कर लेंगे, तो कार्यकर्ता क्या करेगा, लोकल लीडर्स क्या करेंगे? तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी में आजकल लीडर्स बनते हैं, उनको भी मालूम है कि हमारा कोई काम नहीं है, पैसे दूंगा, टिकट खरीदूंगा, चुनाव लड़ूंगा, और लड़वाने के लिए तो एजेंसी पीके जैसे लोग हैं, ठेकेदार, वो जितवाएंगे, नहीं जीत पाएंगे दूसरी पार्टी में चले जाऊंगा, इस पार्टी में नहीं तो उस पार्टी में, उस पार्टी में नहीं तो उस पार्टी में। कोई विचारधारा, कोई समाज सेवा का भाव, कोई देश के प्रति भाव, कोई राज्य के प्रति भाव, कुछ कल्चर के प्रति भाव हो, तब तो ये लोग इस बात को कह सकते हैं कि भाई नहीं नहीं ये गलत है। तो यही कहानी है इसकी। लेकिन मनीष जी, ये प्रोफेशनल हेल्प की जैसे कि आपने बात की, तो ये तो तभी काम करेगी जब पार्टी के लोगों को जोड़ कर रखा जा सके। जैसे कि आपने देखा कि अर्जुन सिंह ने भी ये कहा है कि किसी भी क्षण टीएमसी के 5 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, ये 5 सांसद आएंगे क्यों? ये 5 सांसद, और मैं आपको बता दूं, ये अर्जुन सिंह बैरकपुर के सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के, वो समझ लीजिए आप 2 बड़े लेफ्टिनेंट हुआ करते थे ममता बनर्जी के, सबसे बड़े 2 लेफ्टिनेंट, एक मुकुल रॉय और दूसरे ये अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह बहुत ही पॉपुलर किस्म के लीडर हैं, पूरा ये परिवार ही पहले मैंने इसमें राजनीति में था। 10 डिस्ट्रिक्ट में इनकी साख है, और ऐसी वैसी साख नहीं, इसको कहते धाक है। ममता बनर्जी, मुकुल राय और अर्जुन सिंह के मेहनत की वजह से ही वो सत्ता तक आई है। इनके पास कार्यकर्ता है, इनके पास ग्राउंड वर्क, बहुत सारे लोग हैं। अब जब वो बीजेपी में आए लोकसभा से ठीक पहले, तब उन्होंने बहुत सारे लीडर्स तृणमूल के तोड़ के वो उसको बीजेपी में लेकर के आए थे। अर्जुन सिंह ने यही काम मुकुल रॉय ने किया था। अब अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि 5-5 सांसद वो आएंगे। अब आप देखिए होता क्या है, अब बीजेपी में नए ये लोग आए हैं, इनको प्रूव करना है कि भाई बंगाल के बादशाह हम हैं। तो कैसे आप प्रूव करेंगे? यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संघ काम करता है, सब तरह से काम करता है। तो आप ओवर द टॉप जाकर के कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की, वो भी चक्कर खा जाती है कि भाई 5-5 सांसद आप तोड़ के लेकर के चले आ रहे हो। और इस खबर में कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग उस कैलिबर के लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। और राजनीति तो राजनीति है, कोई भी जहाज डूबता हुआ नजर आता है, चूहे सबसे पहले भागते हैं। तृणमूल कांग्रेस का जहाज जो है वो डूबता हुआ दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा कि प्रोफेशनल हेल्प, ये बाहर के लोग आकर के जब पूरी तरीके से
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काबिज हो जाते हैं, वही फैसला करेंगे। वही अब बताया जा रहा है कि पीके ही डिसाइड कर रहा है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है तृणमूल की तरफ से। तो ये सांसद क्या करेंगे? एक एक सांसद के हिस्से में 10 के आसपास, 12 के आसपास, डिपेंड करता है अलग अलग, लेकिन इतने कंस्टिट्यूंसी होते एक संसदीय क्षेत्र में जी। तो कम से कम ये जो सांसद है उसकी बात तो होनी चाहिए कि ये मेरा कैंडिडेट है, ये मैं जिता करके आपको ला करके दूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है टीएमसी में? टीएमसी में ये हो रहा है कि इन सांसदों को भी बोल दिया गया है कि जब बोला जाएगा बोलने तो बोलना, उठने कहा जाएगा तो उठना, बैठने कहा जाएगा तो बैठना। क्योंकि ममता दीदी ने सारा ठेका जो है वो प्रशांत किशोर को दे दिया है, इसलिए आप लोग अपना मुंह बंद करके रखो, ज़्यादा इसमें चतुर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को तो लगेगा कि भाई ये तो यहाँ पे तो खेल खराब हो गया, पार्टी हारने की स्थिति में भी आ गई है, ममता जो है वो अनपॉपुलर भी हो रही है, हम अगली बार कैसे सांसद बन पाएंगे, मंत्री कैसे बन पाएंगे? दिल्ली में तो अब चांसेस लग नहीं रहा है कि आप सांसद 3 बार 4 बार सांसद बन जाओगे, हर बार आप विपक्ष में बैठे रहोगे। तो जो लोग, तो दूसरे किस्म की राजनीति हो रही है। जैसे मैंने बताया कि 2 बार 3 बार जो सांसद बन गया तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि भाई हमें भी कभी मंत्री बना दो। अब उनको लग रहा है कि दिल्ली में तो इसकी सीन नजर आ नहीं रही है, ममता बनर्जी की पार्टी में रहेंगे, दिल्ली में मंत्री कभी बन नहीं सकते। वो वहां पे अपोजिशन की तरफ से वहां पे गांधी जी की मूर्ति के सामने जो है काला पट्टी लगा करके वहां प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा जीवन भर। और वहां उनको लग रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी भी जा रही है जी। तो जो स्मार्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे? जो विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हों वो क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि कौन सा जहाज सेल कर रहा है, किसके जरिए हमारे पास ज़्यादा पावर आएगा, कहाँ पे हमारी जो है दही जो है ज़्यादा जमेगी। तो उससे इन लोगों को ये लग रहा है कि 110। और जैसा कि मैंने अब 3-4 दिनों से जब हम लोग ये प्रोग्राम जब से हमने शुरू किया है, रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है। 7-8 विधायक हो गए हैं, शुभेंदु अधिकारी का खेल आप देख ही रहे हैं, को रैलियां कर रहे हैं ममता बनर्जी के मंत्री, ममता बनर्जी की पार्टी का मंत्री, और वो रैलियां कर रहा है, ममता बनर्जी का फोटो ही नहीं है, तृणमूल पार्टी का फोटो तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं है। वो बोला कि नॉन पॉलिटिकल ये रैली है। अरे भाई, मंत्री नॉन पॉलिटिकल चुनाव से पहले नॉन पॉलिटिकल रैली करता है? ये अजीब स्थिति है। तो ये बता रहा है कि जैसा मैंने कहा शुरू में कि माहौल बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह का माहौल बनाते हैं चुनाव से पहले, कि जिससे लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है जी। तो ममता बनर्जी अब तक जो कर रही है, जो गलतियां हो रही है, उससे जो माहौल बंगाल के अंदर जो बना हुआ है, उसमें एक बात तो साफ है कि बीजेपी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, ममता का माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये आखिरी है, अभी बहुत वक्त है, अभी इसमें चित और पट का खेल जो है वो होना बहुत बाकी है। लेकिन एक चीज़ तो कहा जा सकता है कि बंगाल का चुनाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें 2 बड़े लीडर का स्टेक लगा हुआ है। जैसे कि अमित शाह जी ने कह दिया कि वो बंगाल हर महीने जाएंगे, तो उनका स्टेक लगा हुआ है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। और जैसा कि बीजेपी से भी ये खबर आ रही है कि ये ममता वर्सेस अमित शाह ही करना चाह रहे हैं जी, ताकि अमित शाह भी ये कह सके कि उन्होंने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट को जो है डिफीट किया है, और ये अचीवमेंट लेकर के ही वो आगे भविष्य की राजनीति, या यूँ कहे कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री के कुर्सी के दावेदार के रूप में वो पेश करना चाहेंगे। और ये अगर ममता बनर्जी को वो पटकनी देने में कामयाब हो जाते हैं तो अमित शाह जी के लिए बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल मूव साबित होगा। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से बंगाल में माहौल बनता नजर आ रहा है, और जिस तरीके से वहां पर जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो तेज हो रही है, तूल पकड़ रही है, ऐसे में देखकर तो यही लगता है कि बंगाल में आखिर में 2 ही लोग रह जाएंगे, एक तो ममता बनर्जी खुद और पीके। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।